बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 12th का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन के बारे में। और आज का सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी, जिसका कोड है 029। तो इसकी मार्किंग स्कीम, सॉल्यूशन या फिर आंसर की कह लीजिए, ये सभी हम देखने वाले हैं और वो भी आपके हिंदी मीडियम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो इस बार का पैटर्न है एग्जाम का वो पूरी तरीके से चेंज जो है वो हो चुका है। टाइमिंग है आपकी 2 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स है आपके 35। सामान्य देश आपको सबके जरूर पढ़ने हैं। जैसे इस प्रश्न पत्र को 5 खंडों में बांटा गया है, ए बी सी डी और ई। खंड ए में आपके जो है वो 1 से 3 प्रश्न है। खंड बी में आपका चौथा प्रश्न यानी कि 1 प्रश्न है। खंड सी में आपके 2 प्रश्न है, क्वेश्चन 5 और 6। खंड डी में आपके 3 प्रश्न है, 7, 8, 9। एंड खंड ई जिसमें आपका सिर्फ 1 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे एंड उसके जो आंसर्स होने चाहिए थे सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो क्या है। तो खंड का है जिसे कहते हैं VSA। आपको सभी प्रश्नों के हल करने हैं। 3 प्रश्न है टोटल, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको एक ऑप्शन दी जाएगी, चॉइस दी जाएगी। 2-2 मार्क्स की ये प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, पारंपरिक बड़े पैमाने के औद्योगिक क्षेत्रों की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। देखिए, पारंपरिक बड़े पैमाने के जो औद्योगिक क्षेत्र है इनको बताना है। तो आपको पता है जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है तो वहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है कि वहाँ पे रोजगार का जो अनुपात है वो उच्च होगा, क्योंकि यहाँ पे रोजगार जो है वो अधिक मिलेगा। अब जब रोजगार अधिक है तो बस्तियां भी वहाँ पे अधिक होंगी। तो बस्तियां जो क्या होती हैं, वो उचित तो घनत्व वाले कम क्षेत्र में अधिक आवास आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इन्हीं फैक्ट्रियों की वजह से, इन्हीं आवास की वजह से क्या होता है, यहाँ पे निम्न प्रकार की एवं खराब प्रकार की जो सेवाएं होती है वो होती हैं। ठीक है, अब जहाँ पे उद्योग है, ऐसी बस्तियां हैं, तो सिंपल सी बात है वहां प्रदूषण भी होगा, कचरे के ढेर भी होंगे। अब जब कोई फैक्ट्री बंद हो जाती है तो वहां के जो मजदूर लोग होते हैं उनका तो रोजगार खत्म हो गया, फिर वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार। उसके बाद वो क्या करते हैं, उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, अर्थात उत्प्रवास वहां से ये कर जाते हैं। ठीक है, तो पारंपरिक बड़े पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र की ये कुछ विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तृतीय क्रियाकलाप जो है आपको इनकी परिभाषा बतानी है। तो देखिए, तृतीय क्रियाकलाप जो है वो वस्तुओं के उत्पादन के बजाय ये वाणिज्यिक जो सेवाएं होती है, ठीक है, सेवाओं के उत्पादन में सम्मिलित है। अब सेवाएं कौन कौन देते हैं, जैसे प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रीशियन, तकनीशियन, नाई, दुकानदार, ड्राइवर, कैशियर, शिक्षक, डॉक्टर, वकील और प्रकाशक। ये सभी जो है जो अपनी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं अलग अलग तरीके से, ये सभी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो तृतीय क्रियाकलाप क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे, ये एक तरह की सेवा है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको एक ऑप्शन दी गई है, चॉइस दी गई है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, खुदरा व्यापार और थोक व्यापार में अंतर क्या है। तो खुदरा व्यापार के रूप में जानने जाने वाले जो उपभोक्ता हैं ये सीधे माल की बिक्री से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां करते हैं। अर्थात खुदरा व्यापार, आप जब किसी दुकान वगैरह पे जाते हैं तो आप जो दुकानदार होता है जब उससे आप कुछ चीज खरीदते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो जाएगा खुदरा व्यापार। ठीक है, अब वो जो दुकानदार जो है वो जिस जगह से माल लेके आता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, थोक व्यापार। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, खुदरा व्यापार क्या है और जो थोक व्यापार है ये क्या है। उसके बाद है विभागीय भंडार और चेन भंडार, ये क्या होता है। तो देखिए, विभागीय भंडार जो है ये अपने अंतर्गत आने वाले जितने भी विभाग होते हैं उन सभी को वस्तुओं को खरीदने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करती है, उनको जिम्मेदारी देते हैं, उनको कुछ अधिकार भी सौंपते हैं। लेकिन जो चैन भंडार होता है ये एक तरह से क्या होता है कि अधिक आर्थिक रूप से माल खरीदने में ये सक्षम होते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं, अधिक आर्थिक रूप से माल को जो वो खरीद लेते हैं एवं अक्सर माल को उनके विनिर्देशों के अनुसार निर्मित करने के लिए निर्देशित करते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं कि जो माल इन्होंने मान लीजिए अपने पास स्टोर करके रख लिया, तो अब जैसे जैसे इनके पास ऑर्डर आता जाएगा वैसे वैसे ये अन्य माल को बनाते जाएंगे और आगे इनको बेचते जाएंगे। तो विभागीय भंडार और चेन भंडार में ये अंतर है। इसके अलावा आप इसमें से जो और पॉइंट्स भी डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब देखिए, आपका स्रोत है यहाँ पे खंड ख है आपका, विनिर्माण उद्योग से संबंधित एक स्रोत है, 3 मार्क्स का है ये आपका। एक मार्क्स के आपके 3 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, तो इसे आप पढ़ सकते हैं बच्चों वीडियो को पॉज करके। ठीक है, हम सीधा क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हमारा। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि निर्माण शब्द जो है इससे आप क्या समझते हैं। अर्थात देखिए, प्रश्न था कि विनिर्माण शब्द से आप क्या समझते हैं। तो विनिर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना।
हालांकि अब इसमें मशीनों के द्वारा बनाए गए सामान भी शामिल है। दूसरा है विनिर्माण में मूल्यवर्धन शामिल है, किसी एक उपयुक्त उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो अब हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं, यह अनिवार्य रूप से एक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को उच्च मूल्य के तैयार माल में बदलना शामिल होता है। अर्थात विनिर्माण में मूल्यवर्धन शामिल है, इसका अर्थ यह है कि कच्चे माल को उच्च मूल्य का जो माल होता है उसमें तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए कच्चे कपास को अधिक मूल्यवान धागों में बदल दिया जाता है, फिर धागों को और अधिक मूल्यवान कपड़ों में बदला जाता है। तो पहले कपास बना, फिर धागे बन गए और उसके बाद ये कपड़ा बन गया। तो क्या होता है, एक स्तर से दूसरे स्तर में क्या होता है, इसकी जो लागत भी होती है वो भी बढ़ती है और जो जब इसे बेचते हैं तो उसका जो पैसा आता है वो भी बढ़ता है। ठीक है, फिर अगला है 4.3, दो उद्योगों के नाम बताइए जो वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान करते हैं। तो मनोरंजन उद्योग और पर्यटन उद्योग, ये क्या करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सेक्शन नंबर सी है हमारा यहाँ पे, इसमें आपके 3-3 मार्क्स के जो है वो 2 प्रश्न हैं। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, सड़क परिवहन दुनिया में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 उपयुक्त तर्कों के साथ इस कथन का समर्थन कीजिए। ठीक है, हम इसे समझते हैं कि सड़क परिवहन जो है वो दुनिया में एवं व्यापार और पर्यटन इन दोनों को बढ़ावा करने में बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, परिवहन एक सेवा या फिर सुविधा है जिसके द्वारा लोगों को, सामग्रियों को, निर्मित वस्तुओं को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो एक इसकी आप जो भूमिका बनाएंगे या फिर एक जो पहला पॉइंट लिखेंगे वो आप लिखेंगे परिवहन होता क्या है। अब इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम देखते हैं। तो पॉइंट है सबसे पहला, यह एक संगठित उद्योग है जो मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया है। आगे समझिए, आधुनिक समाज को वस्तुओं के उत्पादन, वस्तुओं के वितरण एवं उपभोग में सहायता के लिए त्वरित अर्थात अधिक तेजी से, ठीक है, तेजी से और कुशल परिवहन प्रणालियों की आवश्यकता है। इस जटिल प्रणाली में हर स्तर पर परिवहन द्वारा सामग्री के मूल्य में काफी वृद्धि होती है। पर्यटन क्षेत्रों के खुलने से परिवहन सुविधाओं में सुधार हुआ है। बेहतर सड़कें प्रणालियों के साथ कार से यात्रा करना ही आसान हुआ है। तो ये जो सड़क परिवहन है, ठीक है, परिवहन क्या होता है ये हमने देख लिया, और परिवहन के जो महत्वपूर्ण लाभ हैं ये कौन कौन से लाभ है ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो सड़क परिवहन व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। किस तरह से है ये हमने देखा। सड़क के द्वारा हम एक राज्य से दूसरे राज्य से व्यापार कर सकते हैं। पर्यटन के द्वारा अगर हम देखें तो एक राज्य से दूसरे राज्य की जो संस्कृति है उसको देख सकते हैं। कुछ जो हेरिटेज जो स्रोत हैं हम उन्हें भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सैटेलाइट और कंप्यूटर ने, ठीक है, सैटेलाइट और कंप्यूटर ने लोगों के वर्तमान जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। 3 तर्कों के साथ में बताइए। तो देखिए, सैटेलाइट और कंप्यूटर ने लोगों के वर्तमान जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। कैसे? हर बार जब हम किसी मित्र को कॉल करने के लिए, एसएमएस भेजने के लिए या फिर केबल टेलीविजन पर एक लोकप्रिय कार्यक्रम देखने के लिए सेल फोन का उपयोग करते हैं तो हम उपग्रह संचार अर्थात सैटेलाइट संचार का उपयोग कर रहे होते हैं। इस सैटेलाइट संचार ने दूरी के संदर्भ में संचार की इकाई लागत एवं समय को अपरिवर्तनीय बना दिया है। आज टेलीविजन के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी जान माल के नुकसान को बचाने के लिए एक वरदान साबित हुई है। टेलीविजन की वजह से हम मौसम की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। आने वाले जो मतलब नुकसान होने वाला है, अर्थात कोई अगर प्राकृतिक आपदा आने वाली है तो उसको भी हम जान सकते हैं एवं जो उससे होने वाली हानि है उससे भी बच सकते हैं। अरबों लोग हर साल इंटरनेट का उपयोग करते हैं। साइबर स्पेस, ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग और ई गवर्नेंस के माध्यम से मनुष्यों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्थान विस्तार कर रहा है। अर्थात इंटरनेट की वजह से कई लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इसका सदुपयोग करके अपने जीवन को आर्थिक रूप में सही तरह से बदल रहे हैं। ठीक है, अब जो आप ये यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, ठीक है, तो जो जिस चैनल पे ये वीडियोस पढ़ते हैं उस चैनल का जो होस्ट है, ठीक है, जिसका ये चैनल है, तो मतलब कि जो सोशल मीडिया है आप वहां से भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब है फैक्स, टेलीविजन और रेडियो के साथ इंटरनेट अधिक से अधिक लोगों के लिए हर जगह और हर समय
सुलभ रहता है। यह एक आधुनिक संचार प्रणाली है, परिवहन से अधिक, जिसने वैश्विक गांव की अवधारणा को एक वास्तविक बना दिया है। अर्थात कई साल पहले किसी वैज्ञानिक ने एक वैश्विक गांव की जो अवधारणा थी वो की थी। अब इस आधुनिक संचार प्रणाली ने इस वैश्विक गांव की अवधारणा को सत्य बना दिया है, वास्तविकता बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में जो है एक अथवा में भी आपका ऑप्शन दिया गया है, इसे पढ़ते हैं। अथवा में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी जो है वो सड़क परिवहन से ही संबंधित है। किस तरह से संबंधित है ये पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला प्रश्न है, भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का मूल्यांकन एवं महत्व क्या है। ठीक है, तो भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। यह नेटवर्क यानी कि सड़क परिवहन यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करता है, इसलिए ग्रामीण भारत की उन्नति होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शहरी अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। इस सड़क परिवहन की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शहरी अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा पाना संभव हो पाया है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिक तेजी से फैल रही हैं। आयात और निर्यात में भी अधिक सुधार यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो भारत में जो आर्थिक विकास है उसमें सड़कों की जो भूमिका है वो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं कुछ पॉइंट नंबर 5 है। इसमें से देखिए आपको 3 मार्क्स के हैं तो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 पॉइंट ही लिखने हैं। ठीक है, हर दूरस्थ क्षेत्र जैसे कि जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भाग, पर्वतीय क्षेत्र आदि को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, ताकि उन लोगों को समग्र विकास, उनका वहाँ के लोगों का जो विकास है वो सुनिश्चित किया जा सके, जो कि सड़कों के द्वारा, सड़क परिवहन के द्वारा ही संभव है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बेहतर परिवहन के लिए अंतर्राज्यीय शहरी क्षेत्रों और अंतर राज्यों को जोड़ने एवं इसलिए समय, धन आदि की बचत और प्रदूषण और CO2 के उत्सर्जन स्तर में कमी के मामले में समग्र विकास के लिए सड़क परिवहन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं यहाँ पे उग्रवाद प्रभावित जो क्षेत्र है, यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा में सुधार देने के लिए ये सड़क परिवहन काफी महत्वपूर्ण है। बंदरगाहों से उनके गंतव्य तक माल के परिवहन के दौरान बेहतर सड़क संपर्क होना बहुत जरूरी है, ताकि समय, ईंधन एवं लागत जो है उसे बचाया जा सके, एवं यही जो है वो इसी के द्वारा ही हम एक अंतिम आर्थिक विकास जो है, यानी कि आर्थिक विकास में जो सड़क परिवहन है वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है बच्चों, तो भारत में आर्थिक विकास में सड़कों की जो भूमिका है, सड़क परिवहन की जो भूमिका है और जो महत्व है वो क्या है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन डी है हमारा, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 7 और 9 है। 5 मार्क के आपके 3 प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, चतुर्थक सेवाएं एवं तृतीयक सेवाएं किस प्रकार से भिन्न है। सेवा क्षेत्र के 3 कारण बताइए। विकासशील और विकसित देशों में विनिर्माण क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। अर्थात आपको इसमें यह बताना है चतुर्थक एवं तृतीयक सेवाएं एक दूसरे से कैसे भिन्न है। विकासशील और विकसित देशों में विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में जो सेवा क्षेत्र है वो अधिक तेजी से क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, तो वे गतिविधियां जिनमें अमूर्त आउटपुट शामिल होते हैं और सामग्री उत्पादन से अपेक्षाकृत जुड़ी होती है, जैसे कि किसी तकनीशियन या शिक्षक की सेवाएं, ये सभी क्या कहलाती हैं, तृतीयक गतिविधियां। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए आपके जो पॉइंट्स हैं उसको हम समझते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं। तृतीयक गतिविधियां क्या, ये आपको पता चल गया। अब देखते हैं चतुर्थक गतिविधियां। ज्ञान से संबंधित गतिविधियां जैसे कि शिक्षा, सूचना, अनुसंधान, विकास एवं अधिक बौद्धिक गतिविधियां जो है, ये जैसे कि विचारों को सोचना, सोच करना या फिर विकास के बारे में अपनी अपनी राय देना, उसका मूल्यांकन करना, ये सभी जो है, जो भी ज्ञान से संबंधित गतिविधियां हैं वो चतुर्थक गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो चतुर्थक गतिविधियां क्या हैं ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से कई प्रकार की सेवाओं में आनुपातिक रूप से बढ़ोतरी हुई। अर्थात विकसित एवं विकासशील देशों में जो प्रति व्यक्ति आय है, मान लीजिए पहले व्यक्ति जो था वो 10 रुपए कमाता था, फिर 11 कमाने लगा, फिर 12 कमाने लगा, तो ये जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है इसकी वजह से कई सेवा क्षेत्र में आनुपातिक अर्थात अधिक मात्रा में वृद्धि देखने को
मिली है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। कार्यस्थल पर साक्षरता एवं कंप्यूटर कौशल की मांग में वृद्धि के साथ सभी स्तरों पर शैक्षिक जो सेवाएं हैं उसकी भी मांग की जा रही है। ठीक है, अधिकांश निर्माण कंपनियों में गैर प्रत्यक्ष उत्पादन श्रमिकों की मांग भी आनुपातिक रूप से बढ़ रही है, क्योंकि इन कंपनियों को अधिक लिपिक कर्मचारियों की, बिक्री लोगों की, अनुसंधान की एवं अन्य श्रमिकों की इन्हें भी आवश्यकता पड़ती है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, यहाँ पे चिकित्सक जो सेवाएं हैं उनमें वृद्धि हो रही है, क्योंकि बुजुर्ग आबादी से चिकित्सा देखभाल की मांग में वृद्धि हो रही है। लास्ट पॉइंट है कि समय के बढ़ते मूल्य ने घर के बाहर अधिक घरेलू कार्यों को पूरा किया, अर्थात जो समय की मांग है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो विकसित एवं विकासशील देशों में भी जो सेवा क्षेत्र है वो अधिक तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया तृतीयक क्रियाकलाप क्या है, चतुर्थक क्रियाकलाप है, एवं विकसित एवं विकासशील देशों में जो सेवा क्षेत्र है वो अधिक तेजी से कैसे बढ़ रहा है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 आप अपनी तरफ से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो आंसर है ये बहुत ही आसान सा है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पर्यावरण के क्षरण के लिए किस प्रकार हानिकारक है, उपयुक्त कारण के संदर्भ में इसकी व्याख्या करें। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में आपको समझाने की कोई जरूरत है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको इस तरह से लिखना है। पॉइंट सेकंड, देखिए इसके अलावा या फिर इसके अलावा जो आप अपनी भाषा लिखना चाहते हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि इसको मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा एवं बहुत ही आसान सा आंसर है जो कि आपका अंडरस्टैंडिंग बेस है। तो आपको जो है ये 5 मार्क्स का है, तो आपको 6 से 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे देख सकते हैं, ये है 4th, 5th, 6th एंड 7th। अभी आपके इसकी क्वेश्चन से संबंधित 1-2 पॉइंट अभी और है। हाँ देखिए, पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9, ये सभी जो है वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद जो है आपको एक छोटा सा आइडिया लग जाएगा कि इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है। अब देखिए ये वाला जो आपका क्वेश्चन है इसको भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न जो है वो आपके अथवा में दिया हुआ है, एंड यहाँ पे जो है ये प्रश्न भी आपका एक तरह से अंडरस्टैंडिंग बेस है। किस तरह से? शहरी कचरे का निपटान स्थानीय अधिकारियों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। जी हाँ, हमें पता है। कथन का उपयुक्त उदाहरणों के साथ विश्लेषण कीजिए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? शहरी क्षेत्र में भीड़ भाड़ की एवं अपर्याप्त बुनियादी ढांचे की समस्या यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसी की वजह से भारी शहरी कचरा जमा हो जाता है। शहरी कचरे के 2 स्रोत हैं, एक तो घरेलू है और दूसरा औद्योगिक है। बड़े शहरों में शहरी कचरा निपटान का कुप्रबंधन एक गंभीर समस्या था। जो शहरी कचरा है उसको निपटाने का जो उसका प्रबंधन किया गया वो सही नहीं है, जो कि एक बड़ी समस्या है। महानगरों में प्रतिदिन टनों कूड़ा था, बहुत ज्यादा कूड़ा निकलता है जिसे जला दिया जाता है। कचरे से निकलने वाला जो धुआं होता है ये वायु को प्रदूषित करता है। मानव मल के सुरक्षित निपटान के लिए सीवर या फिर अन्य साधनों की कमी और कचरा संग्रहण स्रोतों की अपर्याप्तता की वजह से क्या होता है? जल प्रदूषण हमें देखने को मिलता है। तो शहरी कचरे की वजह से बहुत सारे प्रदूषण यहाँ पे होते हैं, ये चीज आपको पता चली। उसके बाद और भी पॉइंट है यहाँ पे, शहरी केंद्रों एवं उनके आसपास की औद्योगिक इकाइयों की सघनता, पर्यावरणीय समस्या एवं ये जो है वो पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसको फैलाता है। औद्योगिक कचरों की वजह से नदियों में फेंकना, इससे जल प्रदूषण का ये मुख्य कारण बनता है। शहरों में निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति दोनों ही ठोस अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि जारी है। अर्थात एक तो उद्योगों की वजह से और जो व्यक्ति हैं इन दोनों की वजह से क्या होता है कि ये जो नदियां हो रही है प्रदूषित हो रही है। ठोस कचरे का यह अनुचित निपटान कृंतकों और मक्खियों को आकर्षित करता है जो रोग फैलाते हैं। अर्थात ये जो कचरा होता है जब आप इसे सड़क वगैरह पे इधर उधर फेंक देते हैं तो इसमें जो मक्खियां मच्छर वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं? बीमारी फैलाते हैं। थर्मल प्लांट हवा में बहुत अधिक धुआं, जो आपको पता है कि थर्मल प्लांट जो होते हैं ये बहुत अधिक मात्रा में धुआं एवं उड़ा के छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए 500 MW बिजली का उत्पादन करने वाला संयंत्र 2000 जो थर्मल पॉइंट जो है ये क्या करता है? ये जारी करता है। लगभग 2000 तक का ये जो प्रदूषण है, ये 2000 क्या चीज है ये मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आपको क्या है कि ये चीज लिखने की आपको जरूरत नहीं है। टन राख जिसका प्रबंधन करना मुश्किल होता है। अर्थात ये जो है 2000 क्या है?
ये 2000 टन राख है जिसका प्रबंधन करना क्या होता है, मुश्किल होता है। कहां से निकलता है ये, थर्मल पॉइंट से। कितनी, 500 MW बिजली। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि शहरी कचरे का जो निपटान है वो कुछ इस तरह से किया जाना चाहिए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर जो था, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, इसमें जो है वो आपका कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको यही क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, देखिए, कमांड क्षेत्र में सतत विकास प्राप्त करने के लिए पारिस्थितिक स्थिरता प्राप्त करने के उपायों पर प्रमुख जोर देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। अब आपको इंदिरा गांधी राजस्थान नहर के कमान क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित जो उपाय हैं उन पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, तो देखिए, कमांड क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित सतत जो 7 उपाय हैं वो पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के लिए सही है। सबसे पहली आवश्यकता है जल प्रबंधन नीति की कड़ाई से कार्यान्वयन करना, अर्थात जो जल प्रबंधन की नीतियां हैं उसको सही से पालन किया जाना चाहिए। नहर परियोजना चरण 1 में क्या होता है, सुरक्षात्मक सिंचाई होती है। चरण 2 में होता है फसलों की व्यापक सिंचाई और चरागाह विकास की परिकल्पना, अर्थात चरागाह जो है उसको किस तरह से आपको यूज करना है। ठीक है, सामान्य तौर पर फसल पैटर्न में जल जो होता है वो गहन फसलों में सम्मिलित नहीं हो पाता है, इसका पालन किया जाएगा और लोगों को खट्टे फल जैसे वृक्षारोपण फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अर्थात जहां पर जल जो है वो अधिक मात्रा में होता है वहां पे क्या करेंगे अब हम, कि लोगों को खट्टे फल एवं वृक्षारोपण वाली जो फसलें हैं ये करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है थर्ड ऑप्शन कि CAD कार्यक्रम जैसे जल मार्ग की लाइनिंग, भूमि विकास, समतलन और जो बाड़ाबंदी है, ये सभी जो प्रणाली हैं इनको पानी के परिवहन नुकसान को कम करने के लिए प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। अर्थात देखिए, जल मार्ग को सुनिश्चित बनाने के लिए जल मार्ग की लाइनिंग, भूमि के विकास के लिए, ठीक है, और जो बाड़ाबंदी प्रणाली है, इन सभी की वजह से जो भी नुकसान होता है नहरों को, ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, उनसे बचाने के लिए इन सभी जो प्रणालियां हैं इनको कम किया जाएगा या फिर सुधारा जाएगा। जल जमाव और मिट्टी की लवणता से प्रभावित क्षेत्र को पुनः बसाया जाएगा, अर्थात जल जमाव की वजह से और मिट्टी की लवणता से जो प्रभावित लोग थे जो वहां से विस्थापित कर चुके थे उन्हें पुनः वहां पर बसाया जाएगा। ठीक है, वनीकरण, आश्रय पट्टी, वृक्षारोपण और चरागाह विकास के माध्यम से पर्यावरण विकास विशेष रूप से चरण 2 के नाजुक वातावरण में आवश्यक यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गए आपके इस क्वेश्चन के। उसके बाद 1-2 पॉइंट और हैं अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में सामाजिक स्थिरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि वाले भूमि आवंटियों को भूमि की खेती के लिए पर्याप्त वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान की जाए। अर्थात ये जो इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र है यहाँ पर सामाजिक स्थिरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब जो गरीब है, गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि वाला जो व्यक्ति है वो भी अपनी भूमि का सही उपयोग कर सके, उसे पर्याप्त एवं वित्तीय संस्थागत सहायता प्रदान हो सके। केवल कृषि और पशुपालन के विकास के माध्यम से क्षेत्र में आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता है। कृषि और संबंधित गतिविधियों को अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ विकसित करना होगा। इससे आर्थिक आधार का विविधीकरण भी होगा और बुनियादी गांवों, कृषि एवं सेवा केंद्रों और बाजार केंद्रों के बीच कार्यात्मक जो संबंध है वो भी स्थापित होंगे। अर्थात कृषि मतलब कि अगर हमें अपना आर्थिक विकास करना है तो सिर्फ कृषि और पशुपालन ही जरूरी नहीं है, हमें शहरों के साथ में अपने संबंध स्थापित करने होंगे, कृषि सेवा क्षेत्र में विकास करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो कमांड क्षेत्र सतत विकास परियोजना के लिए इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के लिए जो परियोजनाएं चलाई जानी है उससे संबंधित। अब बच्चों आता है हमारा मानचित्र से संबंधित। इसमें क्या है कि 5 मार्क्स का आपका ये प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है। टोटल आपको 6 ऑप्शन जो है वो दिए जाएंगे जिसमें से आपको 5 के उत्तर देने हैं। तो मैं मैप में भी आपको समझा दूंगा क्या क्या और कहां कहां पे दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित लौह अयस्क खदान कौन सी है? तो वो खदान है बैला टीला और ये कहां पे है? ये रही। ठीक है, दूसरी है
उत्तर प्रदेश में स्थित एक रिफाइनरी, तो ये रिफाइनरी है मथुरा में, ठीक है, तो मथुरा यहाँ पे है। तीसरा है सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयला खदानें कहाँ पे है, तो ये है निवेली में, तो निवेली कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। उसके बाद है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का सबसे पूर्वी टर्मिनल कौन सा है, तो ईस्ट वेस्ट का सबसे पूर्वी टर्मिनल है सिलचर, ठीक है। फिफ्थ है कि दक्षिण महासागरीय शहर जो स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा है वो कहाँ है, चेन्नई, तो ये हो गया हमारा चेन्नई। फिर राजस्थान की सबसे जो पुरानी तांबे की खदान है वो कहाँ है, तो वो है खेतड़ी में, ठीक है, तो ये रहा खेतड़ी के बारे में। तो ये आपका मैप वाला क्वेश्चन था, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी सेम क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन में कुछ फर्क भी है, वो भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान का नाम बेलाडीला। उत्तर प्रदेश के एक रिफाइनरी मथुरा में है। भारत में सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयला खदान कहाँ स्थित है, उसका नाम क्या है, तो ये तमिलनाडु में है और निवेली नाम है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का सबसे पूर्वी टर्मिनल सिलचर है। स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा दक्षिणी महानगर चेन्नई है। राजस्थान की सबसे पुरानी तांबे की खान क्या है, खेतड़ी, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर एंड। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको आज का क्वेश्चन पेपर जो था वो अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और उनसे भी कहिए कि आगे जरूर शेयर करें ताकि और भी जो बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी इस वीडियो से सहायता मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।